सोलो लेवलिंग नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 147। तो आगे के इस चैप्टर में हम देखते हैं आगे वो जायंट किंग कहता है हाँ वो रूलर्स के सोल्जर्स हैं। आगे संग जिनू उससे पूछता है आखिरकार वो हमारे पास मैजिकल बीस्ट को क्यों भेजते हैं। इस पर जायंट किंग कोई जवाब नहीं देता है, लेकिन वो अपनी बात को घुमाकर संग जिनू से कहता है जैसा कि मैंने कहा कि वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। वो इस दुनिया को युद्ध के मैदान में बदलना चाहते हैं और एक बार फिर राजाओं के खिलाफ मोनार्च के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। यहाँ पर सन जीनो ने अपना क्वेश्चन दोबारा से दोहराया, मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ वो हमारे पास जानवर क्यों भेजते हैं और वो पृथ्वी को युद्ध के मैदान में बदलने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, ये वास्तव में कैसे काम करता है। और इस पर जायंट किंग कहता है वो इसे एक सिंपल रीजन से कर रहे हैं, वो अपनी दुनिया को माना से भर देना चाहते हैं। अब माना के बारे में हम आगे देखते हैं। हालांकि जो मैजिकल बीस्ट गेट से बाहर निकलते हैं उन्हें एक अभिशाप माना जाता है, लेकिन गेट से निकलने वाली माना एनर्जी को वरदान माना जाता है। ये बात सिर्फ हंटर ही नहीं बल्कि बहुत से लोग मानते हैं। माना का मतलब होता है मैजिकल एनर्जी। मैजिकल एनर्जी से भरी चीजें जैसे माना क्रिस्टल्स और एसेंस स्टोन आज के समय में दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी सोर्स बन चुके हैं। आगे जायंट किंग कहता है ऐसी शक्ति को फैलाने का इससे बेहतर तरीका कोई दूसरा नहीं है जो वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं है, सिवाय इसके कि उन लोगों के खून का इस्तेमाल किया जाए जिनके पास वो शक्ति वास्तव में है। इसलिए रूलर्स ने ये तय किया कि वो अपने कैद किए गए जानवरों का इस्तेमाल करेंगे। माना मैजिकल एनर्जी की डेंसिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यूँ कह सकते हैं कि उन्होंने एक ऐसा खेत तैयार किया है जिसे मैजिकल बीस्ट के खून से उपजाऊ बनाया गया है और अब वो अपनी मेहनत के फल काटने के लिए तैयार हैं। आगे वो कहता है माना दुनिया को मजबूत बनाता है, इसलिए वो एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे युद्ध के झटके से नष्ट की जा सके। आगे संग जिनवू पूछता है युद्ध से तुम्हारा क्या मतलब। अब हम आगे देखते हैं कुछ मोनार्च सोल्जर्स जो कि एक कतार में खड़े होते हैं। आगे वो जायंट किंग कहता है रूलर्स और मोनार्च के बीच में दोबारा से मुकाबला। अब यहाँ पर हम सिल्वर सोल्जर्स को देखते हैं। बहुत जल्द ही तुम्हारी दुनिया भी जिंदा नरक में बदल जाएगी। समय नहीं है, एक बार जब हमारी मीटिंग खत्म हो जाएगी तो रूलर्स और मोनार्च दोनों ही खड़े होकर देखते नहीं रहेंगे। वास्तव में रूलर्स के दूत पहले ही आगे बढ़ सकते हैं। आगे संग जिनू उससे कहता है तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे कि वो कमीने मुझे बाहर पकड़ने के लिए हैं, ऐसा क्यों है। आगे वो जायंट किंग कहता है तुम सचमुच कुछ नहीं जानते है ना। जो शक्तियाँ तुम्हारे पास है वो वास्तव में तुम्हारी नहीं है। फैक्ट ये है कि ऐसी शक्तियाँ तुम्हें दी गई थी, जिसका मतलब ये है कि इसके असली मालिक ने मोनार्च को धोखा दिया और तुम रूलर्स और मोनार्च दोनों के दुश्मन बन गए। हालांकि मैं अकेले ही तुम्हारे साथ लड़ने की शपथ लेता हूँ, तो क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे। अब आगे संग जिनवू कहता है अगर तुम मेरे साथ केवल खड़ा रहना चाहते हो तो क्या ये आपके लिए बेहतर नहीं होगा कि तुम मेरे शैडो सोल्जर्स में से एक में बदल जाओ। उसकी बातों को सुनकर जायंट किंग हैरान हो जाता है और वो संग जिनवू के शैडो के अंदर कुछ अजीब सा एक और शैडो को देखता है और वो कहता है वो क्या था। एक पल के लिए मैंने देखा और वो गुस्से से कहता है मोनार्च और रूलर्स के पास एक्स्ट्रा बॉडी होती है जो उनकी मौत के बाद खत्म हो जाती है, इसलिए उन्हें शैडो में नहीं बदला जा सकता। इसलिए मैं तुम्हारा सोल्जर्स नहीं बन सकता। अब क्या तुम्हारे पास मेरी मदद करने के लिए काफी कारण नहीं है। आगे संग जिनवू कहता है अब मैं हालात को समझ गया हूँ, लेकिन फिर भी मन में बेचैनी क्यों है। जरूर मैंने कुछ न कुछ नजरअंदाज किया है। आगे वो जायंट किंग कहता है मुझे इन जंजीरों से आजाद करो। आगे संग जिनवू कहता है तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ खड़े रहोगे है ना। इस पर जायंट किंग कहता है हाँ बिल्कुल, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा। ये दो मोनार्च दो राजाओं के बीच एक उचित और पूरा समझौता है। अब आगे वो जायंट किंग सोचता है एक पल के लिए तो मुझे लगा कि मैंने उसे देख लिया है, क्या मैं सिर्फ भ्रम में था। अब आगे हम देखते हैं संग जिनवू ने उस जायंट किंग के हाथों की दो जंजीरों को काट दिया है। अब आगे संग जिनवू जायंट किंग से कहता है क्या इसका मतलब ये है कि तुम मानवता के साथ खड़े रहोगे। इस पर जायंट किंग कुछ नहीं कहता है। तुम चुप क्यों हो, क्या ये फ्लैग ऑफ ट्रस्ट के कारण है। इस पर जायंट किंग उस पर रिएक्ट करता है और वो संग जिनवू की तरफ देखता है। अब आगे संग जिनवू कहता है
तुम्हारी गर्दन के पीछे एक एसेंस स्टोन है, जब तक तुम्हारे पास वो है तुम्हें रूलर की आवाज सुनाई देगी, है ना? तुम्हें भी कहा गया है कि इंसानों को मार दो, ठीक वैसे ही जैसे बाकी मैजिकल बीट से कहा गया था। इस पर जायंट किंग गुस्सा हो जाता है और संग जिनवू को अपने एक हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है। अब आगे हम देखते हैं संग जिनवू अपने खंजर की मदद से उस जायंट किंग के पेट पर वार करता है। वो जायंट किंग घायल हो चुका था और वो संग जिनवू से कहता है, जैसे जैसे इंसान और कैद किए गए अराजकता के प्राणियों के बीच की लड़ाई और भी भयानक होती जाएगी, वैसे वैसे ये दुनिया एक युद्ध के मैदान में बदलती चली जाएगी। संग जिनवू कहता है, मैं हमारा समझौता यहीं खत्म कर रहा हूँ। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। तुम बहुत बड़ा खतरा हो मेरे लिए और इंसानियत के लिए। आगे जायंट किंग कहता है, नहीं तुम गलत हो, मैं कोई खतरा नहीं हूँ। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे जायंट किंग कहता है, मैं प्रे करता हूँ कि जो कुछ भी तुम बचाना चाहते हो वो युद्ध की नरक की आग में जलकर राख हो जाएगा। आगे संग जिनवू उसकी ये बात को सुनकर उसके गर्दन को उड़ा देता है और वो कहता है, ऐसा नहीं होने वाला। आगे संग जिनवू का सिस्टम ये कन्फर्म कर देता है कि वो उस रेड गेट की बॉस को हरा चुका है और वो जायंट किंग के गर्दन पर लगे हुए एसेंस स्टोन को निकाल लेता है और कहता है, ये बुरा नहीं है कि मुझे उसकी शैडो नहीं मिली, लेकिन मैं इसे अपना प्राइज मानूंगा। अब आगे यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बड़े से ग्राउंड में एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है और उस हेलीकॉप्टर के अंदर से 2 लोग बाहर आते हैं। यहाँ पर हम आगे देखते हैं क्रिस फोर्ड रीड को, जो कि एक नेशनल लेवल हंटर है और वो कहता है, मुझे आज किसी मेहमान के आने की कोई उम्मीद नहीं थी। आगे हम देखते हैं उन दोनों में से एक मिसेस सेलर होती हैं और एक ड्यूटी इंस्पेक्टर। आगे क्रिस रीड कहता है, तुम्हारा स्वागत है, हम काफी दिनों बाद मिले हैं। आगे मिसेस सेलर कहती हैं, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, क्या तुम सभी को जाने के लिए कह सकते हो? आगे क्रिस रीड अपने सिक्योरिटी से कहता है, जब तक वो चले नहीं जाएं, किसी को भी मेरे कमरे में आने ना देना। आगे वो कहती है कि हाँ मैं समझ गई। इसके बाद हम आगे देखते हैं वो तीनों आपस में बैठकर बातें करते हैं। आगे क्रिस रीड कहता है, तो तुम यहाँ इतनी दूर किस लिए आई हो? अगर बात उस एसरंग गेट की करनी है जो ईस्ट कोस्ट पर कहीं खुला है तो साफ सुन लो मेरी बात, मैं नहीं जा रहा हूँ। अब आगे मिसिस सेलर कहती हैं, नहीं हम यहाँ इसलिए नहीं आए हैं, ये इससे भी कहीं ज्यादा सीरियस मामला है। आगे क्रिस रीड कहता है कि क्या एक एसरंग गेट से भी ज्यादा सीरियस? आगे मिसेस सेलर कहती हैं, क्रिस ऐसा मुमकिन है कि आने वाले समय में तुम्हारी मौत हो सकती है। क्रिस रीड कहता है, मिसेस सेलर आपने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि हम मजाक कर रहे हैं। आगे वो गुस्से से कहता है, तुम्हें लगता है कि कोई मुझे मार सकता है? क्या तुम सीरियस हो? आगे मिसेस सेलर कहती है, मैंने हाल ही में तुम्हारे बारे में एक सपना देखा, इसमें तुम उन लोगों से घिरे हुए थे। अब आगे क्रिस रीड कहता है, क्या तुम वाकई सिर्फ किसी बेवकूफी भरे सपने की वजह से इतनी दूर उड़कर आए हो? मुझे तुम्हारे पहले पैसे के बारे में सब पता है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि तुम्हारे अंदर एक अनोखी शक्ति जागने के बाद आई है, क्योंकि तुम पहले एक मानसिक स्पाइकी थी। अब आगे वो कहता है, मैं एक नेशनल लेवल हंटर हूँ, इसका मतलब ये है कि मुझे कोई नहीं मार सकता। आगे मिसेस सेलर कहती हैं, लेकिन मेरे सपने में मैंने साफ साफ देखा, फिर से वो सपना नहीं। ठीक है चलो इस बात पर एक पल के लिए मुझे विश्वास है, फिर मुझे किससे मदद मांगनी चाहिए? आगे मिसेस सेलर उसकी बात का जवाब नहीं देती हैं। आगे वो कहता है, क्या तुम कह रही हो कि वहाँ बाहर कोई ऐसा है जो मेरी रक्षा कर सकता है? एक नेशनल लेवल हंटर की अब कुछ नहीं किया जा सकता। आगे मिसेस सेलर कहती हैं, हमें लगता है कि शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो तुम्हारी मदद कर सकता है। संग जिनवू उस लेवल का हंटर है जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। अब आगे हम देखते हैं संग जिनवू को, जो कि उस जायंट किंग को मारने के बाद उस एसरंग गेट से बाहर आता है। अब आगे वो कहता है, राजा को मरना ही था, मैंने सही फैसला किया। भले ही वो एक स्पेशल जंजीरों से जकड़ा हुआ था, मैं उसकी पावर से शौक था। अगर मैंने उसे आजाद कर दिया होता तो वो गेट से बाहर आकर मेरे लिए एक और खतरा बन जाता। अब आगे हम देखते हैं संग जिनवू कहता है, मैं खुश हूँ कि मैंने उसके साथ ऐसा होने से पहले ही उसे समझ लिया, मुझे और मजबूत बनना होगा। अब आगे हम देखते हैं जायंट की हार की खबर तेजी से दुनिया भर में फैल गई। आगे वो एक जायंट जो समुद्र पार करके चला गया था, उसे चाइनीज हंटर लियू ने हरा दिया। जापानी हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन मात्सुमोटो ने सरेंडर कर दिया। ये साफ नहीं है कि उन्होंने अपने काम की जिम्मेदारी लेने के लिए ऐसा किया या किसी और कारण से।
इसी बीच दुनिया की दूसरी तरफ मैरीलैंड में अमेरिकन गवर्नमेंट द्वारा एक पार्टी मनाई जा रही है उन अमेरिकन हंटर के लिए जिन्होंने हाल ही में एसरेंग गेट को क्लियर किया। अब आगे वहाँ पर थॉमस आंद्रे आता है। उसकी सिक्योरिटी कहती है लेकिन इसकी परवाह मत करो, हमारे पास एक और प्रॉब्लम है। आगे वो कहती है इस साल के नेशनल गिल्ड इनवाइट में इनवाइट किए गए सभी गिल्ड की लिस्ट आ चुकी है और उसमें साउथ कोरिया की एजेंट गिल्ड का भी नाम है। आगे थॉमस आंद्रे कहता है एजेंट गिल्ड? उसकी असिस्टेंट कहती है हाँ, संग जिनवू जिसका फाउंडर है। अब आगे वो कहता है तो सब ठीक है। अब आगे हम देखते हैं उस जगह पर जहाँ पर संग जिनवू होता है। आगे के इस चैप्टर में हम देखते हैं कि उसकी शैडो जापानीज आर्मी की मदद कर रही होती है। आगे ये थोड़ी बदकिस्मती रही कि उनमें से एक जाइंट समुद्र पार कर गया, लेकिन फिर भी इस लड़ाई के जरिए मैं अपनी ताकत बढ़ाने में कामयाब रहा। अब वहाँ के सोल्जर्स कहते हैं उसने ये कैसे किया, क्या वो संग जिनवू की एबिलिटी थी? इसके बाद जिन्हो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है जब लोग पहली बार उनकी पावर्स को देखते हैं तो वो सरप्राइज हो जाते हैं। इसके बाद मिसेस हानेकावा जिन्हो के पास आती है एक फोन लेकर और वो कहती है अगर आप जिनवू की तलाश कर रहे हैं तो वो यहाँ पर है। आगे जिन्हो फोन उठाता है और कहता है मैं जिन्हो बोल रहा हूँ। आगे जिन्हो को उस फोन के जरिए उसे एक इमरजेंसी न्यूज मिलती है और जिन्हो कहता है सॉरी सर, लेकिन मुझे अभी कोरिया वापस जाना होगा। आगे संग जिनवू उससे कहता है कि क्या कुछ हुआ है? आगे जिन्हो कहता है नहीं, मुझे भी कुछ पता नहीं है, मुझे बस एक फैमिली इमरजेंसी के कारण घर जाने के लिए कहा गया है। अब आगे हानेकावा कहती है कि हमारे पास हेलीकॉप्टर है और हम तुम्हें इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर छोड़ सकते हैं। जिन्हो उस हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। वो उस हेलीकॉप्टर में बैठकर सोचता है मैंने कभी माँ की आवाज को इतनी बुरी तरह से कांपते हुए नहीं सुना। मैं सरप्राइज हूँ, क्या हुआ होगा? नहीं, मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, सब कुछ चकाचक होगा, ये कोई सीरियस बात नहीं हो सकती। अब आगे हम देखते हैं जिन्हो के डैड का असिस्टेंट जिन्हो के पास आता है और वो कहता है सामने एक कार खड़ी है, जिन्हो प्लीज मेरे साथ आओ। अब आगे जिन्हो उसके साथ चला जाता है। वो असिस्टेंट कहता है ऐसे समय में तुम्हें मजबूत रहना चाहिए, रास्ते में मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। आगे जिन्हो कहता है कि क्या हुआ है? असिस्टेंट कहता है कि ये एक लंबी कहानी है, लेकिन चेयरमैन यू म्यूंगन इंटरनल स्लीप में चले गए हैं। आगे जिन्हो अपने फादर को देखकर चिल्लाता है और वो उदास हो जाता है। यहीं पर असिस्टेंट कहता है तुम्हें बहुत करीब नहीं जाना चाहिए, हंटर्स जो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते वो केवल उनकी हालत खराब कर देंगे। आगे जिन्हो कहता है अच्छा ऐसा है। आगे वो असिस्टेंट जिन्हो को एक नोटबुक देता है और कहता है कि केवल एक बेकार बेटा ही कभी बुरा हो सकता है। आगे जिन्हो उस नोटबुक को देखकर कहता है कि ये क्या है? कुछ ऐसा जिस पर चेयरमैन काम कर रहे थे इससे पहले कि वो बेहोश हो गए। मैंने इसे संभाल कर रखा क्योंकि हो सकता है कि वो जागने पर मांगे, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय तुम्हें इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। जिन्हो उस नोटबुक को ओपन करता है और वो उस स्टोरी को देखता है जब संग जिनवू और जिन्हो आपस में मिलकर कई रेड पर गए थे और वहाँ पर जितनी खबरें होती हैं जिन्हो के डैड ने न्यूज़पेपर से सभी खबरों को कट कर कर उस नोटबुक में चिपकाया हुआ था। ये देखकर जिन्हो शौक होता है। आगे वो असिस्टेंट कहता है ऐसा लगता है कि उन्हें न्यूज़ के आर्टिकल रखने की आदत थी, उन्होंने उन सभी टूर्नामेंट, एग्जीबिशन और कंपटीशन से जुड़ी हर चीज संभाल कर रखी थी जिसमें तुम्हारी बड़ी बहन और भाई ने हिस्सा लिया था। आगे हम उस नोटबुक में देखते हैं जिन्हो की कुछ फोटो जब जिन्हो संग जिनवू के साथ रेड पर गया था और साथ ही ये सभी तुम्हारी नई अचीवमेंट है। अब इसके बाद जिन्हो रोने लगता है। ऐसा नहीं है कि चेयरमैन आपसे प्यार नहीं करते, उनकी उम्मीदें सिर्फ इसलिए ऊंची हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। चलो अब घर चलें। जिन्हो कहता है ठीक है। तभी उसे वहाँ पर कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो पीछे मुड़कर देखता है और आगे वो असिस्टेंट कहता है क्या कुछ गड़बड़ है? जिन्हो कहता है नहीं। अब आगे देखते हैं संग जिनवू उस रूम में एंटर होता है जहाँ पर जिन्हो के डैड सोए हुए थे। अब संग जिनवू उस मेडिसिन को निकालता है जिसकी वजह से उसकी माँ इंटरनल स्लीप से जागी थी और वो उस मेडिसिन को उन्हें पिला देता है और आगे वो कहता है ये आंसू किस लिए जिन्हो, तुम तो मेरा दिल तोड़ रहे हो। अब आगे हम देखते हैं जिन्हो की बहन उस हॉस्पिटल में एंटर होती है और वो संग जिन्हो को एक पल के लिए देखती है और उसे कुछ अजीब लगता है लेकिन वो आगे बढ़ जाती है। इसके बाद वो जैसे ही अपने डैड के कमरे में एंटर होती है तभी उसके डैड बेड के ऊपर बैठे हुए दिखाई देते हैं
और वो जिन्ही को देखकर हैरान होते हैं। जिन्ही अपने डैड को देखकर रोने लगती है। जिन्हों के डैड कहते हैं, क्या आप कह रहे हैं कि मैं इंटरनल स्लीप से जाग गया? डॉक्टर्स कहते हैं, एक पेशेंट जो इंटरनल स्लीप से जाग गया, ये बिल्कुल अनसुना है। मीडिया को इस बारे में पता चलेगा तो हंगामा हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं। संग जिनू उस हॉस्पिटल से बाहर आता है और वो सड़क पर वॉक करता हुआ आगे बढ़ता है और वो कहता है, ये थोड़ा जल्दी है लेकिन जन्मदिन मुबारक हो जिन्हों। और वो जिन्हों को हैप्पी बर्थडे विश करता है और मुस्कुराता है। अब ये चैप्टर यहीं पर क्लोज हो जाता है।